Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss some fill-ups and question answers of Unit 4 Web Applications and Security for Class 10th IT 402. As you all know students, Class 10th का जो exam है, board exam is scheduled to be held on 24th of May and इसके लिए revision के लिए हम कुछ fill-ups लेकर आए हैं which are of NCERT and some questions of NCERT. Start करते हैं. First question says the option in Microsoft Windows XP used for helping the users with the physical disabilities and to reduce the repetitive strain. Windows में हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से the people who are having the physical disabilities like वो अपने hands को या fingers को मूव नहीं कर पा रहे हैं या limbs को अगर ठीक से मूव नहीं कर पा रहे हैं और fingers पे strain पड़ रहा है यानी कि pressure पड़ रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन रहता है Microsoft Windows में which can be used, that is sticky keys. जब आप स्टिकी कीज को अनेबल कर देते हैं एंड यू प्रेस, सपोज आपने कंट्रोल प्लस से शॉर्टकट की को प्रेस किया तो आपको इकट्ठा प्रेस नहीं करना, एक बार आप कंट्रोल को प्रेस कर सकते हैं, देन यू कैन यूज द ए की, प्रेस द ए की और वर्क भी हो जाएगा और आपकी फिंगर्स पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा. सो दैट ऑप्शन इज स्टिकी कीज. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स विद द डैश इम्पेयरमेंट्स. साउंड सेंट्री एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में. ये किस तरह के लोगों के लिए यूज़ की जाती है जिनको क्या प्रॉब्लम होती है? दे आर हैविंग ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, दे आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, वो सुन नहीं सकते हैं अच्छे से. तो साउंड सेंट्री एक ऐसी फीचर है जिसकी हेल्प से विजुअल थिंग्स की हेल्प से आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया जाता है कंप्यूटर में. जब भी कोई साउंड आए तो उसे फ्लैश, स्क्रीन को फ्लैश करके या टाइटल बार को ब्लिंक करके शो कर दिया जाता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि साउंड सेंट्री जो है दैट इज़ फॉर द पीपल विद द ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, उनको पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है. सो दैट इज़ फॉर द पीपल विद द ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, द हाई कंट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इम्पेयरमेंट्स. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक और ऑप्शन रहता है हाई कंट्रास्ट. अभी जो हाई कंट्रास्ट ऑप्शन है इसके अंदर कलर्स जो होते हैं वो डार्क एंड लाइट इस तरह से हाईलाइट हो जाते हैं. तो ये किन लोगों के लिए है? जिनको विजन की इम्पेयरमेंट्स हो सकता है उन्हें प्रॉपरली दे आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, हो सकता है दे आर पार्शली ब्लाइंड कि उन्हें थोड़ा बहुत दिखता है. तो ऐसे लोगों के लिए जिनको विजन में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए वी आर हैविंग हाई कंट्रास्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश आर डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड. जिन लोगों को कीबोर्ड और माउस को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए विंडोज़ ने क्या डिज़ाइन किया है? दैट इज़ सीरियल कीज. अब इसके अंदर जो हमारे पफ्स होते हैं और ब्रेथ्स के पफ्स होते हैं उससे क्या होता है, बेसिकली इनपुट उससे दिया जाता है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड एंड अ माउस. तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फीचर है सीरियल कीज. देन नेक्स्ट वी हैव द एक्रोनिम फॉर लैन. लैन की फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. वेरी इजी. Then sixth question says 3 types of wired internet connectivity. 2 तरह के इंटरनेट कनेक्शंस हम कर सकते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस. तो वायर्ड फॉर्म में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो किस किस के होती है? 3 ऑप्शंस यू हैव टू टेल, दैट इज डायल अप, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस. ये 3 मेथड्स हैं जिसमें हम वायर्स की हेल्प से इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं. ओके. नाउ 7th fill up. Dash is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. कैसी हमारी कम्युनिकेशन है इंटरनेट पे जिसमें एकदम से मैसेज का ट्रांसमिशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. सो स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज इंस्टेंट मैसेजिंग. दैट इज नोन एज इंस्टेंट मैसेजिंग. ओके. आप देखते हैं व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बात करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर पा रहे हैं प्लस आप इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं. So that is instant messaging. Now question number 8, dash dash and web camera are required for audio and video conferencing. किसी पर्सन से अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए? माइक्रोफोन जिससे कि हमारी साउंड है दूसरे पर्सन के पास जा सके, हेडसेट जिससे कि हम दूसरे पर्सन की साउंड को सुन सकें, और स्पीकर्स चाहिए होते हैं अगेन टू लिसन टू द साउंड, एंड वेब कैमरा जब भी हमें ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो. कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है एक टाइम पे सो मेनी पीपल आर ज्वाइन टुगेदर और सारे मिलके एक साथ या तो कॉल पे ऑडियो फॉर्म में बात कर रहे हैं या फिर वीडियो पे बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 9,
An organization can face some dash that could put the lives of the employees in danger. एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे एम्प्लॉयज़ की लाइफ में डेंजर हो जाता है? दैट इज़ हेल्थ हैज़र्ड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रीज़न की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि एक अगर इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल्स बनते हैं या कोई और चीज़ बनती है, तो केमिकल्स की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हैज़र्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। नाउ हैज़र्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन डैश एंड डैश इन विच द एम्प्लॉयज़ वर्क। हैज़र्ड्स कितने तरह के हो सकते हैं, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे हैज़र्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ओके। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड डैश फॉर द एमरजेंसी। हर ऑर्गेनाइजेशन में पहले से बना हुआ एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए एमरजेंसीज के लिए जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो सकें इन केस जब भी एमरजेंसी अराइव करती है। दैट इज नोन एज असेंबली पॉइंट। दैट इज नोन एज असेंबली पॉइंट। So these were all of the fill-ups of NCERT. Now we'll move to the question answers. First question says define networking. So define networking. So in order to define networking, we need to understand network क्या होता है. So students, network क्या है? Collection of computers that allows sharing of resources and information. Networking होता है when many computers are combined together so that they can share the hardware as well as the software. उसे हम कहते हैं computer network. So that is networking. Now we come to question number 2. Give any 3 advantages of networking. नेटवर्किंग की कोई भी 3 एडवांटेजेस बतानी है कि उससे क्या बेनिफिट होते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज डेटा शेयरिंग. जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर से डेटा कभी भी ले पाते हैं. सो फर्स्ट थिंग विच इट डज इज इट सपोर्ट्स डेटा शेयरिंग. When many computers are connected to each other, they can share the resources from one computer to another very easily. So that's the first advantage. Second is files transfer. आप एक सिस्टम पे दूसरे पे इजीली फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं. लाइक अगर आपके लैब में अराउंड 20 सिस्टम्स हैं और प्रिंटर एक ही है जो कि सर्वर कंप्यूटर से अटैच्ड है, तो किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट कमांड देंगे, प्रॉपर्टीज़ में प्रिंटर को सेट करेंगे और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपको हर सिस्टम के साथ प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक पे है, सब वहीं पे अपने प्रिंट कमांड दे सकते हैं. सो द हार्डवेयर गॉट शेयर्ड. ओके. किससे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. देन वी हैव इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. मान लीजिए फर्स्ट कंप्यूटर में इंटरनेट है और सेकंड में नहीं है एंड सेकंड पर्सन हैज सम वर्क ऑफ द इंटरनेट, तो वो इससे शेयर कर सकते हैं इंटरनेट को बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू द डेटा ट्रांसफ़र. पैकेट का मतलब क्या होता है जब डेटा ट्रांसफ़र होता है उस केस में. सो स्टूडेंट्स, नेटवर्क के ऊपर जब भी डाटा ट्रांसफ़र होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स विच आर नोन एज पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. हर पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे पे भेजा जाता है थ्रू डिफरेंट रूट्स. अलग अलग पाथ से भेजा जाता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सारे पैकेट सेम पाथ में जाते हैं. अलग अलग जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं. हर पैकेट के साथ एक हेडर अटैच्ड होता है जिसके अंदर उसका एड्रेस होता है. जैसे कि ये अगर एक पैकेट है तो इस पैकेट के साथ एक हेडर अटैच्ड होगा जिसके अंदर उसका एड्रेस रहता है. ठीक है. फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर. एक कंप्यूटर से वो गए थे, दैट इज द सोर्स कंप्यूटर. डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर क्या रहता है? उनका एड्रेस जो है पैकेट में लगा हुआ है. डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्या करते हैं? वहाँ पे पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं ताकि वो कंप्लीट मैसेज को फॉर्म कर सके. दैट इज हाउ द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द पैकेट्स. छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से ट्रैवल करते हैं. सबका अपना एड्रेस होता है और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर असेंबल हो जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अब वाईफाई क्या होता है? वायरलेस fidelity. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wi-Fi is a popular technology that allows an electronic device. Wi-Fi एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं लाइक कंप्यूटर है या माउस है या कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, वो वायरलेसली किसी डेटा के ऊपर नेटवर्क के ऊपर डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. और वाईफाई कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे केबल्स जो हैं वो रन नहीं कर पाती हैं
तो उस प्लेस पे वाईफाई को लगा दिया जाता है ताकि नेटवर्क और इंटरनेट का एक्सेस आ सके। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें वाईफाई हो, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो या आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो, वो इंटरनेट को वायरलेस नेटवर्क की रेंज के अंडर विद इन अ रेंज ऑफ वायरलेस नेटवर्क वो कनेक्ट कर सकता है, जो कि खुद से इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका पीसी है, राउटर लगा हुआ है। अब राउटर की हेल्प से जो कनेक्शन आ रहा है वो आपके पीसी में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने पीसी के थ्रू अपने फ़ोन में भी कनेक्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज कंपेयर लैन विद मैन वैन। सो लैन और वैन की अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ तो आपको डिफरेंस में फुल फॉर्म ही लिख देनी है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आप इसके ज्योग्राफिक एरिया के बारे में बता सकते हैं कि ये कितने एरिया को कवर करते हैं। सो लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स अ वेरी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, एंड जो वैन होता है इट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को भी स्पैन करता है। थर्ड डिफरेंस, लैन जो है इट इज़ ऑन बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। लैन की जो नेटवर्किंग होती है या तो किसी अकेले पर्सन की होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। लेकिन अगर वैन की बात करें तो वैन को कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करती है, किसी की अपनी नहीं हो सकती। अगर बहुत सारे लैंड्स को भी हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, वैन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपके क्वेश्चंस 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो ये टर्म्स आपको सारी स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट होती हैं तो मार्क्स आपके इसमें कहीं नहीं गए, वेरी इजी टू ग्रैब मार्क्स इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। DSL stands for Digital Subscriber Line. ISP stands for Internet Service Provider. Modem stands for Modulator and Demodulator. WWW stands for World Wide Web. LAN stands for Local Area Network. MAN stands for Metropolitan Area Network. WAN stands for Wide Area Network and P2P stands for Peer-to-Peer Network. Okay, तो ये सारी हमारे टर्म्स इंटरनेट से रिलेटेड हैं. You should learn these. Now we have question number 7. Explain P2P architecture and how it is different from client server architecture. P2P का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीयर टू पीयर और एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो जहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर के पास इक्वल स्टेटस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क. ऐसे नेटवर्क में ईच कंप्यूटर कैन वर्क एज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर. ऐसे नेटवर्क में हर कंप्यूटर क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता है और सर्वर की तरह भी काम कर सकता है. और ऐसे नेटवर्क जहाँ पे कंप्यूटर्स के कुछ स्पेशल वर्क होते हैं जो उनको दिए गए होते हैं, जैसे कि दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड कराना और बाकी सिस्टम्स उससे सर्विसेज लेते हैं, दे आर नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. दे आर नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं दे आर नोन एज सर्वर्स, एंड जो कंप्यूटर उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं they are known as clients. The ones who provide the services they are known as servers, and जो उसको use करते हैं they are known as clients. Okay, so that is the difference between P2P architecture and client server architecture. अगर ये difference के form में आता है तो आप इसे एक line draw करके in between आप ऐसे भी लिख सकते हैं. First difference आप लिख सकते हैं, in peer-to-peer architecture, all the computers have equal status. They can work as a client as well as a server. But इसके अंदर क्या होता है, one computer is the server and other are the client. ठीक है, peer-to-peer की बात करें तो इस तरह से रहते हैं, सारे कंप्यूटर्स एक तरह से अलाइंड रहते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं. लेकिन अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करें तो ये सर्वर का मेन कंप्यूटर हो गया जिससे कि बाकी सारे क्लाइंट्स आपके अटैच रहेंगे. ठीक है, so this is the main computer. So that's the difference. Now we move to question number 8. List any 5 application based instant messaging software. Instant messaging software students कौन से होते हैं जो आप आजकल यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट्सअप है और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं एप्लीकेशन बेस्ड. दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, वन इज़ वेब इनेबल्ड एंड वन इज़ एप्लीकेशन बेस्ड. वेब इनेबल्ड मीन्स जो आपके सिर्फ वेब पे चल सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप वेब है या टेलीग्राम है आपका जो कि वेब पे रन करता है. और एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जिनकी एप्स अवेलेबल हैं, गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है और हाइक है. ये सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं. डायरेक्ट आप इनकी ऐप को डाउनलोड करके और इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
अब इंस्टेंट मैसेजिंग होती क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होती है इंटरनेट पे दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो कि एकदम से मैसेज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दैट इज़ नोन एज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अदर देन टेक्स्ट मैसेजेस, आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स जो पहले सिर्फ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते थे, आज हमारे पास फ़ोन्स में सब अवेलेबल है। ठीक है। एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आई यूज़ फॉर द पर्सनल यूज़ एज वेल एज द कमर्शियल यूज़। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोगों ने अपने बिजनेस अकाउंट बना रखे हैं, जो भी उनका बिजनेस है उसकी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ फॉर द कमर्शियल यूज़, एंड पर्सनल यूज़ हो गया अपने यूज़ के लिए। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग की 3 फीचर्स के बारे में बताना है। फर्स्ट इज टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन। टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन। एंड ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और जो भी हमने मैसेज करा है उसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, तो आप उसे एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे चैटिंग करते हुए 3 रूल्स और एटिकेट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको कोई भी 3 बताने हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब भी आप चैटिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका मैसेज हो दैट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। शॉर्ट में लिखें। सेकंड होता है ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट। अगर आपकी स्क्रीन पे आपका नेम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में आप दूसरे पर्सन को अपने नेम से इंट्रोड्यूस कराएं। थर्ड इज ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। और आप बात कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन जिससे आप चैट कर रहे हैं वो भी फ्री हो, तो एक बार आप जनरली उससे पूछ सकते हैं कि इफ़ ही और शी हैज़ द टाइम टू चैट और नॉट। ओके, so these are some of the rules and etiquettes to be followed. Then we have question number 12. What are the basic needs to use instant messaging software? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जैसे कि व्हाट्सअप है या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर है, हाइक है, इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले से होनी चाहिए। सो दैट इज़ अ वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इस पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे होता है, उसमें हम अपना नंबर डालते हैं सेटिंग्स में जाके। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड करके उसे रन करते हैं, तो आप उसमें नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका फ़ोन नंबर होता है तो वो अकाउंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक कंप्यूटर या फ़ोन होना चाहिए, और साथ में एक वेब ब्राउज़र। ठीक है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक गूगल क्रोम है या आपका मोजिला फायरफॉक्स है एंड अदर सच सॉफ्टवेयर्स। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूज़। अब स्टूडेंट्स, ब्लॉग जो है दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म for creating the web pages where writers or opinion makers share their views on any subject of their choice. ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पर्सनल वेब पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे जो राइटर्स हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं वो अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे ऑफ देयर चॉइस। वो उनकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई उनकी स्किल हो सकती है जो उन्हें आती है। ठीक है, तो वो उस पर शेयर कर सकते हैं। जैसे हम डायरी लिखते हैं डेली, उसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो हम उस पर लिखते हैं, ऐसे ही ब्लॉग्स क्या है, एक तरह की ऑनलाइन पर्सनल डायरी है, सिंपल टू यूज़ है। आप उसमें अपने बारे में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है वो लिख सकते हैं, आपकी कोई हॉबी है, आपको उसको बताने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, आपको लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन यूज़ अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, रिव्यूज़, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। और जो पर्सन ब्लॉग को मेंटेन करके रखता है, बनाता है और उसके अंदर अपडेशन करता रहता है, दैट पर्सन इज नोन एज ब्लॉगर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड द ब्लॉग सर्विस।
कोई भी ऐसी 5 वेबसाइट्स आपको बतानी है जो ब्लॉग की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. दे आर wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com एंड blogsome.com. इसके अलावा और भी होती हैं. आप कोई भी ऐसी 5 वेबसाइट स्टूडेंट्स लिख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम ब्लॉग को बना सकते हैं. द बेस्ट वन विच आई हैव ऑल्सो यूज दैट इज वर्डप्रेस. इजीली, वेरी इजी इंटरफेस जिसके ऊपर आप ब्लॉग को बना सकते हैं. ठीक है, वेरी इजी टू क्रिएट. देन द क्वेश्चन नंबर 15 इज डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट. तो स्टूडेंट्स, एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट या सिंगल पेज जिसको हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सेस टू अ वेब ब्राउज़र, उसे हम कहेंगे वेब पेज. ठीक है. और जब बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट. वेबसाइट के अंदर क्या हो सकती है? इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है और एनिमेशन हो सकता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग अ पोस्ट. पोस्ट को पब्लिश करने का मतलब क्या होता है? पोस्ट हम कहाँ पब्लिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ब्लॉग बनाया, ब्लॉग में आपने कुछ भी कंटेंट लिखा तो उसे दूसरों को, ऑडियंस को दिखाने के लिए हमें उसे पब्लिश करना पड़ता है. तो पब्लिशिंग अ पोस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू मेक द पोस्ट पब्लिक, यानी कि हम सबको शो कर रहे हैं. जब हम कंटेंट सारा टाइप कर लेते हैं तो हमें पोस्ट करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग भी उसे देख सकें. अगर आपने उसमें कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो कमेंट कर सकें. एंड अगर आप किसी ब्लॉग को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या पोस्ट को चेकआउट करना चाहते हैं, तो जो भी उस पर्सन का ब्लॉग का एड्रेस है वो अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में डालिए और वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. अब स्टूडेंट्स, एक होता है नॉर्मल ब्लॉग एडिटर, दैट इज ऑनलाइन वन, कि जब इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है. ऑफलाइन क्या हुआ कि जब भी हमारे पास कोई एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन ना हो, वी कैन क्रिएट द ब्लॉग्स यूजिंग अ ब्लॉग एप्लीकेशन. कोई भी ऑफलाइन एडिटर की हेल्प से हम ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश तब करेंगे जब इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा. ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे ब्लॉग एडिटर्स होते हैं जो ऑफलाइन भी काम करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में है क्यूमाना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, मार्स एडिट एंड ब्लॉग जेट. तो ये हमारे कुछ ऐसे ब्लॉग एडिटर्स हैं जो इंटरनेट कनेक्शन ना होते हुए भी आपके लिए इतने हेल्पफुल हैं कि आप इस पर कंटेंट तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद जब भी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हम कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 18 एंड द फिलअप्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ अ रिवीजन सेशन एंड ये पार्ट 1 वीडियो है. इसके बाद जो बाकी सेशंस रह गए हैं और आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. In case still you feel any doubt in the topic, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and keep revising, keep learning. Thank you.